Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने डिस्कस करना है कि व्हाट इज़ एड्स। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने रेट्रोवायरसेस को डिस्कस किया और लास्ट लेक्चर में ही वायरस की करैक्टरिस्टिक को समझने के लिए लाइफ साइकिल ऑफ HIV यानी एड्स का जो वायरस है वो अपना लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट करता है उसको हमने डिस्कस किया। तो आपने इस लेक्चर को सुनने से पहले वो पहली जो लेक्चर है उसको अच्छी तरह तैयार कर लेना है ताकि ये चीज़ समझना आसान हो जाए। तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम नाम क्या जाहिर करता है? एक्वायर का मतलब होता है हासिल करना, इम्यूनो कुव्वत मुदाफ़ियत, डेफिशिएंसी कमी, सिंड्रोम बीमारियों का मजमूआ। यानी जब एक शख्स कुव्वत मुदाफ़ियत की कमी को हासिल कर लेता है यानी उसकी बॉडी में कुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है तो फिर उसको एक बीमारी नहीं लगती बल्कि काफ़ी सारी बीमारियां लग जाती। उसके बाद सबसे पहले इसकी डिस्कवरी हुई होमोसेक्सुअल। होमोसेक्सुअल को डिफाइन कैसे करेंगे? अट्रैक्शन बिटवीन पर्सन ऑफ सेम जेंडर। फॉर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। अगर एक ही जेंडर के मुख्तलिफ लोग हों और उनके दरमियान में अट्रैक्शन हो तो इस फिनोमिनन को हम कहते हैं होमोसेक्सुअल। यानी जितने भी मेल्स या फीमेल्स एक ही जेंडर हो। तो होमोसेक्सुअल में ये डिजीज़ डिस्कवर हुई 1980s में। एड्स वाज डिस्कवर्ड इन यंग मेल्स। तो ये डिस्कवर किस में हुआ? नौजवानों में। और वो सारे नौजवान शुरू में क्या थे? मेल्स थे। हैविंग वन और मोर कॉम्प्लेक्स सिम्टम। तो इन लोगों के अंदर जिनमें ये एड्स का वायरस डिस्कवर हुआ, जब ये लोग डॉक्टर के पास आए, जैसे कुछ लोग जब सीवियर नमूनिया जब उनको हो गया वो डॉक्टर के पास आए तो डॉक्टर ने उसको देखा कि नमूनिया तो हुआ है, ठीक है, साथ के साथ उनकी बॉडी की इम्यूनिटी भी बिल्कुल ख़त्म हो गई। फिर कुछ लोग डॉक्टर के पास आए, उनको जो वेस्कुलर कैंसर है, जो ब्लड वेसल से रिलेटेड कैंसर है, वो जब डॉक्टर के पास आए तो डॉक्टर्स ने देखा कि इनमें वेस्कुलर कैंसर तो हुआ, वो एक बीमारी है, लेकिन उसमें कुव्वत मुदाफ़ियत कम हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई। फिर कुछ लोग आए सडन वेट लॉस, कि उनका वज़न अचानक ही कम हो गया। तो एक तो बीमारी थी उनका वज़न अचानक कम हो गया और दूसरा प्रॉब्लम ये था कि उनकी बॉडी की इम्यूनिटी टोटली ख़त्म हो गई। इसी तरह स्वोलन लिम्फ नोड। अब स्वोलन लिम्फ नोड्स से क्या मुराद है? सबसे पहले ये रिलेटेड है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम, तो लिम्फेटिक सिस्टम को अगर हम शॉर्टली डिस्क्राइब करें, ब्लड से चीज़ें निकल के टिश्यू के पास आती हैं और टिश्यू में जो चीज़ें आती वो हमेशा टिश्यू की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होती। तो हो सकता है इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट बॉडी के दूसरे हिस्से में ज़्यादा हो, टिश्यू अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ इस्तेमाल कर लेता है। जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो जिस सिस्टम के ज़रिए से ब्लड में दोबारा वापस डाला जाता है उसको हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। यानी इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे कि ब्लड से निकली हुई एक्स्ट्रा चीज़ों को दोबारा ब्लड में डालना ये लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन है। और इस लिम्फेटिक सिस्टम में कुछ पॉइंट्स पे नोड्स लगे होते हैं जो इस फ्लूइड को जो मूव कर रहा है ब्लड की तरफ, इसको लिम्फ कहा जाता है, यानी लिम्फ को फिल्टर कर रहे हैं। लिम्फ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स के मिलने से जो फ्लूइड बनता है वो लिम्फ कहलाता है। ये जो नोड्स हैं ये लिम्फ को फिल्टर कर रहे होते हैं, फिल्ट्रेशन के बाद उस फ्लूइड को ब्लड में डालते हैं। फिल्ट्रेशन की ज़रूरत क्यों पेश आती है? मे बी पॉसिबल हो जिस टिश्यू से वो एक्स्ट्रा मटेरियल लेके जा रहे हो वापस ब्लड में तो वो इन्फेक्टेड हो, उसमें जरासीम हो। अगर इन्फेक्टेड टिश्यू वाला फ्लूइड ब्लड में चला गया तो ब्लड से इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल सकता है। इस वजह से हमेशा फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फ होती है। तो ये जो नोड्स हैं जो लिम्फ को फिल्टर करते हैं इनको लिम्फेटिक नोड्स कहा जाता है। ये बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में होते हैं, जैसे ये नेक वगैरह रीजन में या बगलों के अंदर होते हैं। तो ये मुख्तलिफ रीजन हैं जहाँ ये पाए जाते हैं।
तो जहाँ जहाँ बॉडी में लिम्फ नोड मौजूद थे वो स्वेल करना शुरू हो गए, यानी यहाँ दाने बनना शुरू हो गए, बगलों में दाने बनना शुरू हो। तो जब ये पेशेंट आए डॉक्टरों के पास, इनमें भी एक बात कॉमन थी कि इनका भी इम्यूनिटी सिस्टम बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था। तो इस तरह के काफ़ी सारे पेशेंट जब डॉक्टरों के पास आए और सब में एक बात कॉमन नज़र आई कि उनका इम्यूनिटी सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो डॉक्टरों ने सोचा कि एक अलग से डिजीज़ है जो इम्यूनिटी सिस्टम को टोटली ख़त्म कर देती। बाद में इस डिजीज़ का नाम रखा गया एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये आपने जहन में रखना है, इनकी डिस्कवरी हुई है सारे होमोसेक्सुअल पेशेंट्स में। तो होमोसेक्सुअल का मतलब क्या है? अट्रैक्शन बिटवीन द पर्सन ऑफ सेम जेंडर फॉर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ये इसकी डेफिनेशन है। और ये यंग मेल के अंदर इसकी डिस्कवरी हुई है, सारे यंग मेल्स थे। हाँ, बाद में नॉन होमोसेक्सुअल जो नॉर्मल लोग थे, जो नॉन होमोसेक्सुअल थे, ठीक है, उनमें भी ये डिस्कवर हुई काफ़ी सारे लोगों में, लेकिन ज़्यादातर उनमें से ऐसे लोग थे जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया गया था। तो ये सून आफ्टर इट वाज डिस्कवर्ड इन नॉन होमोसेक्सुअल हु वर गिवन ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। फिर इसका जो कॉजेटिव एजेंट है ये 1984 में आइडेंटिफाई बाय द टीम्स, दो, एक फ्रांस की टीम थी, एक यूएसए की टीम थी। पास्टर इंस्टीट्यूट इन फ्रांस एक इस इंस्टीट्यूट यानी इस इदारे की टीम थी, एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन यूएसए एक इस इदारे की टीम्स थी। तो इन टीम्स ने सबसे पहले एड्स का कॉजेटिव एजेंट आइडेंटिफाई किया। सिर्फ पता चला कि ये काज करता है, नाम 1986 में रखा। ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। डिस्कवर कब हुआ है? 1984 में। और नाम कब रखा गया? 1986 में। उसका नाम क्या रखा गया? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। उसके बाद HIV हो स्पेसिफिक है, ये लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था। हालांकि ये मंकीज़ में होता है, उनकी बॉडी में इंटर भी होता है, लेकिन उनको डिजीज़ काज नहीं करता। वजह क्या है? HIV को फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कुछ रिसेप्टर चाहिए जिनको CD4 रिसेप्टर कहा जाता है। तो मंकीज़ के सेल्स के पास वो रिसेप्टर नहीं है, इस वजह से वहाँ इंटर तो होता है लेकिन वहाँ कोई डिजीज़ काज नहीं करता। तो मोस्ट रिसेंट स्टडीज इन मंकी शो दैट दीज मल्टीप्लाई एंड इन्फेक्ट द मंकी सेल्स बट डू नॉट काज डिजीज। इसका मतलब क्या है? इट इज़ अ होस्ट स्पेसिफिक, ये एक मखसूस होस्ट में ही अपना काम करेगा। आगे इसके साइट ऑफ एक्शन क्या है? ये इंसान की बॉडी में कहाँ एक्ट करते हैं? तो ये भी हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, टी लिम्फोसाइट और ब्रेन सेल्स। तो टी लिम्फोसाइट पर ही क्यों अटैक करता है? उसकी वजह क्या है? क्योंकि इसके ऊपर CD4 रिसेप्टर होता है। तो मेजर सेल इफेक्टेड बाय HIV और हेल्पर टी लिम्फोसाइट। आगे हमने कहा था ना कि जो टी लिम्फोसाइट्स की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। हेल्पर जो इम्यूनिटी को स्टार्ट करता है, दूसरी साइटोटॉक्सिक जो इम्यूनिटी में फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस परफॉर्म करती है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के टी लिम्फोसाइट हैं। तो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स ये बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं, और हेल्पर टी लिम्फोसाइट हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। इस वजह से जब HIV का इन्फेक्शन कंटिन्यू आगे बढ़ता है इन द होस्ट, डिक्रीज ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट कम होना शुरू हो जाते हैं, जिसका रिजल्ट होता है कि फेलियर ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम, हमारा कुव्वत मुदाफ़ियाती जो निज़ाम है वो मुकम्मल फेल हो जाता है। और जब कुव्वत मुदाफ़ियाती निज़ाम ही नहीं रहेगा तो हर बीमारी उसके ऊपर आसानी से अटैक करती है। तो इस वजह से हम वर्ड इस्तेमाल किया गया ससेप्टिबल हसास को कहा जाता है, जिस पे आसानी से अटैक किया जा सके। तो इन्फेक्टेड पर्सन बिकम ससेप्टिबल टू द अदर डिजीज़। ये कुछ ब्रेन सेल्स के ऊपर भी होता है, इस वजह से ऐसे पेशेंट मेंटली रिटार्डेड भी हो जाते हैं, उनकी जहनी सलाहियतें कम हो जाती हैं। उसके बाद ट्रांसमिशन, तो ट्रांसमिशन हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस भी कर चुके हैं। जो HIV ट्रांसमिट होता है बॉडी फ्लूइड्स के ज़रिए से, जैसे सेक्सुअल कांटेक्ट के ज़रिए से ट्रांसफ्यूज़ हो जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक का ब्लड दूसरे को लगाया तब भी ये आप कह सकते हैं ट्रांसफ्यूज़ हो सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग, माँ बच्चे को दूध पिलाती है तब भी ये ट्रांसफ्यूज़ हो जाता है बच्चे के अंदर। तो इस तरह ये मैकेनिज़्म है जो आम तौर पे ट्रांसमिशन ऑफ HIV इस्तेमाल करता है। उसके बाद हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो हॉस्पिटल्स वगैरह में काम करते हैं, जैसे डॉक्टर है, नर्सिस हैं, या फार्मासिस्ट हैं, या पैरामेडिक्स हैं, ये सारे वो लोग हैं जो पेशेंट को डील कर रहे होते हैं। तो उनको एहतियात करनी चाहिए, अदरवाइज़ उनके चांसेस ज़्यादा हैं कि उनको एड्स की बीमारी लग सकती है पेशेंट से जो हॉस्पिटल आए हैं। तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल कैन एक्वायर HIV ड्यूरिंग प्रोफेशनल एक्टिविटीज़। प्रिवेंशन, बचने का तरीका एक ही है, अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। वो शख्स जिसको HIV हुआ है
तो उसके पास कम जाया जाए, उसकी चीज़ें कम से कम इस्तेमाल की जाए। या फिर आप बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो मुल्क, वो इलाके जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, तो वो क्या करते हैं, एक ही सिरिंज बार बार इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जो इंट्रावीनियस सिरिंजेस है, यानी जो हमारे पास दो किस्म के इंजेक्शन होते हैं, एक हम इंट्रामस्कुलर का जो मसल्स में लगते हैं, एक इंट्रावेनस जो वेन्स में लगते हैं। तो ये ज़्यादातर इंट्रावेनस इंजेक्शन के ज़रिए से ब्लड में इंटर होता है, इंट्रावेनस जो वेन में निकल। तो हमेशा अगर बचना है तो वो इंजेक्शन इस्तेमाल करें जो बिल्कुल नए हों, बिल्कुल नए हो, स्टीरॉयल हो, जरासीम से पाक हो। और अगर ऑपरेशन किया है एक इंस्ट्रूमेंट से, तो दूसरे शख्स में इस्तेमाल करने से पहले उसको स्टीरॉयल बना लिया जाए। स्टीरॉयल का मतलब क्या है, जरासीम से पाक कर लिया जाए। तो इस बीमारी से बचने का सिर्फ एक तरीक़ेकार है कि जहाँ HIV मौजूद है वहाँ कम से कम जाया जाए। Avoiding direct contact from HIV is important measure for preventing disease। इसी तरह प्रिवेंशन ऑफ इंट्रावेनियस इंजेक्शन के वेन्स में लगने वाला जो इंजेक्शन है वो इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस से ना लगाया जाए। और यूजिंग स्टीरॉयल इंजेक्शन की जरासीम से पाक इंजेक्शन जो बिल्कुल नई नीडल हो वो इस्तेमाल की जाए, ठीक है। इसी तरह स्टीरॉयल यूटेंसिल को इस्तेमाल किया जाए। यूटेंसिल होते हैं बर्तन वगैरह, सामान वगैरह, ठीक है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भी वो हमेशा स्टीरॉयल होने चाहिए, जरासीम से पाक होने चाहिए। आगे इसकी वैक्सीनेशन है। इसकी वैक्सीनेशन 2001 में साउथ अफ्रीका में बनाई गई, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और अभी तक एक्सपेरिमेंट हो ही रहे हैं। इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन का मेथड डेवलप नहीं हुआ जो वैक्सीनेशन की शक्ल में। बेसिकली इसकी वैक्सीन बनाना मुश्किल क्यों है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि इसका जो DNA है वो इसका जो RNA है या जीनोम है, जीनोम जिसमें जीन्स होते हैं, जो RNA है वो म्यूटेबल है कि इसमें आसानी से बदलाव आ जाता है। और इसके बदलने की वजह से आमतौर पे हमारा बॉडी की जो एंटीबॉडीज़ हैं वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसकी शेप से पहचानती है। लेकिन अगर वो शेप बदल के आ जाए, थोड़ी सी अपने अंदर अपने स्ट्रक्चर को बदल के आ जाए, तो फिर एंटीबॉडीज़ इसको किल नहीं कर सकती। इसमें तो ये होगा किल हो गया। तो अगर दोबारा ये ऑर्गेनिज्म आते और एंटीबॉडी इस किस्म की शेप इस किस्म की बन जाए तो ये कभी भी इसको किल नहीं कर सकती। तो इसी तरह हेपेटाइटिस सी का भी यही मसला है कि उसका जो वायरस है वो म्यूटेबल है, उसका वायरस का जो जीनोम है वो म्यूटेबल है, उसमें चेंजेस आती रहती हैं, जिसका इफ़ेक्ट क्या होता है कि शेप्स बदल जाती हैं, स्ट्रक्चर बदल जाता है, कुछ कंपोनेंट बदल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी एंटीबॉडीज़ उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाए। तो यही मसला आ रहा है वैक्सीन, क्योंकि वैक्सीन का मतलब ये है हमने कमज़ोर जरासीम को अंदर भेजना है, हमारी बॉडी उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाएगी, वो एंटीबॉडीज़ का सिस्टम हमेशा बॉडी में डेवलप रहता है। तो जब ताकतवर जरासीम जाता है, एंटीबॉडीज़ पहले से बनी होती हैं और वो उसको क्या कर देती है, किल कर देती है। लेकिन अगर गया पहले ऑर्गेनिज्म किसी और शक्ल का, एंटीबॉडीज़ बनी किसी और शक्ल की, अगली दफ़ा जब ताकतवर जरासीम गया वो किसी और शक्ल का गया, तो पहले वाली एंटीबॉडीज़ क्या हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी। तो वैक्सीनेशन जो है एड्स की वो थोड़ा सा लिटिल बिट प्रोसेस, मुश्किल प्रोसेस है, हो सकता है फ्यूचर के अंदर ये डेवलप हो जाए। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.